हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो आप लोगों ने सारे चैप्टर्स या जितने भी पोएम्स अपलोड किए हैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी उसकी। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पोएम childhood, which is written by Marcus Nathan. Before starting this poem beta, I just want to tell you something. एक कन्फ्यूज़न है जो क्लियर करना चाहूँगी। मार्कस नेटन के बारे में आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलने वाला है। मैंने अलग से, मेरे पास एक बुक थी जब मैं व्हेन आई वाज इन BHU, सो मैंने इनके बारे में पढ़ा था। बहुत लिमिटेड है। ये एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं और नॉर्वे से बिलोंग करते थे। बहुत कुछ नहीं है इनके बारे में जानने को, क्योंकि बाकी जो आपके सिलेबस में जो है, जो भी आपका चैप्टर, उसमें काम नहीं आएगा जो भी बताने वाली हूँ, तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको एक कन्फ्यूज़न है जो दूर करना है बेटा। जब भी आप इनके बारे में डालोगे, गूगल आउट करोगे, सो हमेशा इनको मार्कस ज़ूज़ैक, आई थिंक एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पता नहीं क्या, हर साइट पर जब भी मार्कस नेटन डालो हमेशा मार्कस ज़ूज़ैक के बारे में देने लग रहा है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये दोनों ही राइटर अलग अलग हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों सिमिलर राइटर हैं। एक जो है ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिन्होंने बहुत ही कमाल कमाल की बुक्स लिखी है, द बुक थीफ एंड द मैसेंजर। बहुत इनसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर वो रहे हैं एंड इनसे बाद में आए हैं, और इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बेटा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक मिथ के बेसिस पे हो या मैं श्योर ना हो उस चीज़ को लेकर, मैं अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, सो मैं उसको डबल चेक करती हूँ कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। सो इनके बारे में कुछ भी नहीं है गूगल पे, और जो मैंने थोड़ा बहुत जाना है वो किसी किताब से जाना है। आप बस इतना जान लो कि ये राइटर थे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे, एंड एट द एज ऑफ 15 और 16 ही रोट दिस पोएम चाइल्डहुड। एंड इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि किसी बहुत मच्योर पर्सन ने लिखा है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करके लिखा है। और यही इसमें खूबी है कि एक बच्चे ने लिखा है, उस टाइम पे लिखा है जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो चाइल्डहुड थी वो उससे खो गई है। बहुत ही उम्दा पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? फर्स्ट जो पैरा है बेटा, इसमें राइटर पूछ रहे हैं, कंफ्यूज है कि कब मेरा चाइल्डहुड, मैंने चाइल्डहुड को खो दिया। आप बहुत ही रिलेटिविटी मिलेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा कि अगर किसी पोएम में आपको यूनिवर्सल इंस्टिंक्ट मिलता है, मतलब कि आप किसी भी एज में इसको पढ़ो, आप 1600 अगर इस पोएम को पढ़ा गया होता, या आप 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हो या 25th सेंचुरी में पढ़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रिलेटिविटी अगर हो उस एज से, उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, दैट मीन्स कि उस पोएम में यूनिवर्सल इंस्टिंक्ट है। सो इस पोएम की सबसे बेस्ट बात है कि किसी भी एज में पढ़ा जाएगा, आपको आप बहुत रिलेट कर पाओगे। आपको पता है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको कब एहसास हुआ कि आपने अपना बचपना खो दिया, तो आपको एग्जैक्टली याद भी नहीं होगा। आप अचानक से कब बड़े हो गए आपको पता नहीं चला। ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि बेटा ये चीज़ जो है ऐसे बड़े लोग करते हैं, सो दुनिया बहुत बुरी होती है, डबल फेस पर्सन रहते हैं। ये चीज़ें आपको क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती है बेटा, आप बस सीख जाते हो। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी को ऑब्जर्व करते करते सीख जाते हो, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप सीख गए और कब अपना इनोसेंस लूज़ करके आप बिल्कुल ही सोसाइटी में एकदम मिंगल हो गए, एंड मे बी आप उन्हीं की तरह बन गए। सो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब बड़े हो गए। यहाँ पर जो मार्कस नेटन है, जहाँ तक बताया गया है कि एट द एज ऑफ 14 ही रोट दिस पोएम, दैट्स नॉट फॉर श्योर, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं है। लोग मानते हैं इस चीज़ को, मे बी वो 25 या 30 जिस भी एज में लिखे होंगे, लेकिन मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रिटिक ये फील करते हैं कि 80% क्रिटिक ये फील करते हैं कि उन्होंने ये पोएम अपने एडोलेसेंस में लिखी है, जब इंसान बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ज़िंदगी की थोड़ी सी समझ आ जाती है, तो जैसे कि आपका जो एज है वो। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कब मेरा चाइल्डहुड गया, मतलब कब मुझसे खो गया।
क्या वो दिन था जब मैं 11 ईयर्स को क्रॉस कर चुका था, 12 ईयर्स का हो चुका था? या वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हेल और हेवन है वो किसी मैप में एग्जिस्टेंस नहीं है? जब भी आपको बच्चों को डराना होता है, जब भी समझाना होता है किसी को कि कोई बच्चा गलत कर रहा है, तो आप कहते हो कि बेटा एक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आग जलती है, अगर गलत काम करोगे तो आपको भगवान जी वहाँ पर डाल देंगे, या स्वर्ग। अब अक्सर बच्चों को अच्छा काम करते हैं तो आप रेफरेंस देते हो हेवन का, अगर बुरा काम करते हैं तो हेल के बारे में बताते हो। तो बच्चे को शुरुआत से, मुझे तो पर्सनली ये लगता था कि दुनिया में ही हेल एंड हेवन एग्जिस्ट करता है। बचपन में हमारे में जन्नत और जहन्नम कहा जाता है, तो मुझे लगता था कि कभी मैं कुछ गलत काम करूँगी तो मुझे पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जो दुनिया के किसी कोने में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे राइटर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल एंड हेवन जो है वो वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। मे बी है या नहीं है वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि जिस चीज़ से मुझे डराया जाता था, जिस चीज़ के बारे में मुझे बताया जाता था, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या वो दिन था जब मुझे ये बात पता चली थी? तो यहाँ पर पोइट के मन में सबसे पहली चीज़ जो क्वालिटी डेवलप होती है किसी अडल्ट के पास, वो होती है रैशनलिज्म की। बेटा, ये जो गॉड ने रैशनल फैकल्टी दी है, दिमाग दिया है, जिससे हम सोच समझ पाते हैं सही और गलत का। पहले हम कितने बच्चों को उल्लू बनाते हैं ना, बेटा अगर तुम ऐसा करोगे ना तो परी आएगी, तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अब अगर आप बहलाने फुसलाने की कोशिश करो तो तुरंत क्या जवाब देते हैं, अरे अरे ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कैसे वो कह पाते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं। वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। सो इस पैरा में जो राइटर है, जो अपने अडल्टहुड को जब गेन करते हैं, एडोलेसेंस के एज में जब जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक रैशनैलिटी भी होती है और जिसके दम पर आप सही और गलत का फैसला कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट पैरा इज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अगेन वो क्वेश्चन पूछते हैं, कब मेरा चाइल्डहुड गया था? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? There is something which I think each and everyone felt about it, yeah, have been feeling about it, is that ki the world is full of double standard people. इट्स फुल ऑफ आयरनी, मतलब जिसको आप सही समझते हो वो गलत निकल जाता है, जिसको आप गलत समझते हो वो सही निकल जाता है। इट्स समथिंग दैट कि सभी ने मास्क लगाया है, आप किसी के रियल साइड को नहीं देख पाते हो। इसीलिए बहुत बड़े एक शायर ने कहा था कि किसी को जानना है, किसी से रूबरू होना है, सो उस इंसान को उसके परिवार के साथ देखो। अगर किसी की हकीकत को जानना है तो नॉर्मली जब हम घर से बाहर निकलते हैं सो हम अलग अलग तरह के मास्क लगा के निकलते हैं। फ्रेंड्स के सामने अलग, स्ट्रेंजर्स के सामने अलग, टीचर्स के सामने अलग, कलीग्स के सामने अलग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने अलग अलग अलग। सो रियल फेस कोई नहीं जानता। यहाँ पर पोइट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बड़े लोग होते हैं ना, बच्चे तो क्या है, जो मन में है वही ज़ुबान पर है, लेकिन यहाँ पर पोइट को एहसास होता है कि जो बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं वो खुद फॉलो नहीं करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत लोग लव के बारे में एंड पीस के बारे में प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, बेटा भला किया करो, प्यार किया करो, बट ऑन द अदर हैंड हम उसी पर्सन को किसी के सामने लड़ते हुए देखते हैं, किसी से लड़ते हुए देखते हैं, किसी से नफरत करते हुए देखते हैं। तो बड़ी हैरानी होती है कि थोड़ी देर पहले ये तो लव एंड पीस की बात कर रहे थे एंड ऑन द अदर हैंड बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर रहे हैं। सो क्या वो दिन था जब मैंने अपना चाइल्डहुड लूज़ किया था, जब मुझे पता चला था कि जो इंसान जो कहता है, स्पेशली हमारे जो एल्डर्स होते हैं, अगर वो प्यार एंड शांति का या अमन का पैगाम फैला रहे हैं, एक्चुअली में उनके मन में कुछ और होता है। और यहाँ पे राइटर क्या सीखता है? हिपोक्रेसी, ठीक है ना, एक डबल बिहेवियर, जैसे आप होते हो वैसे दिखाते नहीं हो और जैसा दिखाते हो आप वैसे होते नहीं हो। सो क्या उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड लूज़ कर दिया, अपनी इनोसेंस को लूज़ कर दिया, जब मैं भी उनकी ही तरह बिहेव करने लगा? नेक्स्ट पैरा, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own, my only,
वॉज दैट द डे। अब यहाँ पर आपको पता है ना, हर पैरा, आपको बता दूं मैं बेटा कि हर पैरा अलग अलग चीज़ों को सिखा रहा है। सबसे पहले राइटर ने रैशनैलिटी सीखी, दूसरी चीज़ राइटर ने हिपोक्रेसी सीखी, एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि जब तक हम बच्चे होते हैं बेटा, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो हमारे एल्डर्स कहते हैं, जो हमारे टीचर्स कहते हैं, भले वो सही हो या गलत हो, हम उसको सही मानकर अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक राइटर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज कर रहा है, और वो ये कि क्या वो दिन था जब मैंने अपना चाइल्डहुड लूज़ कर दिया था, जब मुझे पता चला कि यार मेरे भी पास एक दिमाग है और मैं भी उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी मुझे एक रास्ते पर डायरेक्ट करे कि भाई तुम्हें इसी रास्ते पे चलना है। आई हैव माई ओन परसेप्शन, आई हैव माई ओन व्यूज़ रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड मैं कुछ भी फॉलो कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस, हम बचपन से इन अ लॉट्स ऑफ होम बेटा, लकीली फॉर्चुनेटली शायद हमारे घर में ये चीज़ ना सिखाई जाती हो, बट बहुत सारे घरों में शुरुआत से कास्टिज्म एंड रिलीजन वो जो होता है ना, वो सिखाया जाता है कि भाई अगर आप ब्राह्मण हो तो, या आप जनरल हो, मुस्लिम्स में भी, सो आप छोटे कास्ट होते हैं, SC ST होता है, उनके सामने बैठा मत करो, साथ में प्लेट में खाया ना करो। ये कहीं ना कहीं एल्डर्स का एक व्यू होता है, मोस्ट ऑफ द एल्डर्स। वे जब आप बड़े होते हो, चीज़ों को समझते हो, एक्सपीरियंस करते हो, सो आपका एक अलग सोच बनता है, आपका एक अलग परसेप्शन, एक अलग व्यू बनता है। एंड मे बी वो कंट्राडिक्टरी हो, आपके पेरेंट्स से, आपके एल्डर्स से, आपके टीचर से भी हो सकता है। सो क्या वो दिन था जब मैंने ये सीखा कि मेरी भी सोच हो सकती है, जो लोगों से बिल्कुल ही अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं वही सही हो। सो क्या वो दिन था? Where did my childhood go? अब यहाँ पे तीनों पैरा में उन्होंने when पूछा है, कब कब कब। अब यहाँ पर राइटर पूछ रहे हैं कहाँ गया। अब वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, बट थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि एक ऐसी जगह जा चुका है जहाँ पे वो भूल चुका है। एंड जब चीज़ें भूल जाती हैं तो मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती है। एंड उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद कहीं छुप सा गया है। एंड थोड़े से ग्लिम्सेस कहाँ नज़र आते हैं, एक छोटे से बच्चे के चेहरे में वो बचपन नज़र आता है, वो मासूमियत नज़र आती है। दैट्स ऑल आई नो। सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि बचपन अगर कहीं मिलता भी है, तो वो एक छोटे से बच्चे के चेहरे में जो थोड़ा सा हिडन है, छुपा हुआ है। अब आपको इससे क्या पता चलता है बेटा कि मासूमियत ख़त्म हो गई है, और अगर मिलेगी भी तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे के अंदर मिलेगी। अदरवाइज हम जितने रैशनल हो रहे हैं, जितने इंडिविजुअलिटी गेन कर रहे हैं, उतने ही हम हिपोक्रेटिक हो रहे हैं, उतने ही हम डबल बिहेवियर के हो रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम था बेटा। एंड अगर आपका अलग परसेप्शन होगा, अलग व्यू होगा इस पोएम को लेकर, सो डेफिनेटली कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं आपका ज़रूर आंसर पढ़ूंगी, एंड मे बी आपका एक अलग व्यू हो, एंड उसको जानने के बाद थोड़ी मेरी नॉलेज और बढ़ जाए। सो एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिया है, लेट्स डिस्कस लिटरेरी डिवाइसेस, और यू कैन से पोइटिक डिवाइसेस। सो सबसे पहले बेटा जो फर्स्ट पोइटिक डिवाइस जो यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है चाइल्डहुड, मतलब कि पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे चाइल्डहुड एक फेज़ की बात हो रही है, एंड फेज़ जो होता है उसके अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट तो नहीं है ना। सो अगर किसी चीज़ को, किसी फेस को, किसी पर्सन को हम ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं, इमोशंस देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड गो, यहाँ पे गो जाना, एंड जाता जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। कहीं जाना, कहीं खो जाना, मिल ना पाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे पोएट ने चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है। दूसरी चीज़ बेटा जो यूज़ हुई है वो रिफ्रेन का यूज़ हुआ है। लेट मी स्पेल आउट फॉर यू, जस्ट वेट अ मिनट। REFRAIN, रिफ्रेन, ठीक है। रिफ्रेन मतलब होता है बेटा, सॉरी, जब कोई भी लाइन, एक पूरा अगर आप मान लो कि एक पूरा फ्रेज अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो जैसे कि कौन सी लाइन बार बार ही रिपीट हो रही है, एंड बार बार ही वो फ्रेज़ क्यों रिपीट की जाती है, क्योंकि पोएट चाहता है कि हम उस लाइन पे
उस लाइन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, उसके ज़रिए कोई ना कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहता है। और इसके ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए वो क्या बताना चाह रहे थे कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाती है जब हम रैशनैलिटी गेन करते हैं, इंडिविजुअलिज्म गेन करते हैं, या हिपोक्रेसी के बारे में पता चलता है। सो कौन सी लाइन है जो रिफ्रेन को बता रही है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है। एंड अगेन सॉरी एंड यहाँ पर भी व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो 3 बार यूज़ हुआ है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा तीसरा जो पोएट्री डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एनाफोरा। ओके, एनाफोरा की स्पेलिंग ANAPHORA, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बेटा कि कोई लाइन जिसका पहला वाला वर्ड एंड दूसरी लाइन का पहला वाला वर्ड दोनों सिमिलर हो, जैसे कि वॉज। अगर एक बारी से ज़्यादा अगर कोई लाइंस एक ही वर्ड को रिपीट, एक ही तरह से शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पे हम एनाफोरा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वॉज की जगह कुछ भी होता, या नीचे भी यहाँ पे भी वॉज होता, या एंड और एंड होता, अभी तो यहाँ पर वॉज है, लेकिन एंड होता, तो यहाँ पर भी एनाफोरा होता, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफोरा हो गया, और रिफ्रेन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ओके, और कुछ तो अभी तो मेरे को नहीं मिल रहा। बाकी आप एलिट्रेशन बेटा आप देख सकते हो। अच्छा ओके, हेल एंड हेवन एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है, बताती हूँ मैं स्पेलिंग। सॉरी क्या हुआ भाई? ओके, ANTITHESIS एक पूरा वर्ड है बेटा, इसको पूरा एक साथ लिखिएगा, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है बेटा कि दो वर्ड्स जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक सेंटेंस में यूज़ हो, ठीक है, बिल्कुल दोनों ही अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि हेल एंड हेवन, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी पोएम में आपका आता है लव एंड हेट, या डे एंड नाइट, तो वहाँ पर पोएट ने क्या यूज़ किया है? एंटीथेसिस का यूज़ किया है। बाकी आप देख सकते हो कि एलिट्रेशन, बार बारी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं कि नहीं इस पोएम में, या बार बारी वॉवल साउंड रिपीट हो रहे हैं कि नहीं है, और कुछ नहीं है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू फॉरगॉटन प्लेस, इट्स बस इतने ही पोएट्री डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। एंड अपने आंसर्स में ज़रूर लिखिएगा, जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे आप अच्छे से बताइएगा कहाँ कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, ओके। और एक और मिस कर दिया मैंने, एंजैबमेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है आप लोगों को। एंजैबमेंट का क्या है, एग्जाम्पल आपको बता दूँ मैं। कोई भी लाइन जो पंक्चुएशन मार्क से ना एंड होकर दूसरी लाइन को कंटिन्यू हो, जैसे कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। यहाँ पे नॉट के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना बेटा, एंड दूसरी लाइन को कंटिन्यू हुआ है, वहाँ पर कहते हैं कि इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है। जैसे कि अगर हम पहला पैरा देखें, सो हर जगह गो के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा, फिर है कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यहाँ पर हर जगह स्टॉप या पॉज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो नॉट के बाद सो कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, एंड वही लाइन दूसरी लाइन को कंटिन्यू हो रही है, तो वहाँ पर हम एंजैबमेंट का यूज़ हुआ है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। एंड जस्ट लाइक एवरी टाइम बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं हमेशा कहती हूँ कि वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। सो आपने देखा किस तरीके से जो चाइल्डहुड है वो लूज़ हो चुका है, एंड इस तरीके से चीज़ें गेन हो रही हैं। सो एक चीज़ है बेटा कि रैशनैलिटी गेन करो, अपना एक अलग परसेप्शन भी होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। डजेंट मैटर सामने अगर कोई भी हो, इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं एंड आपकी सोच सही है, सो जस्ट स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज सच जो होता है ना
उसे कभी छुपना नहीं चाहिए। बट एक चीज़ जो आपको लर्न नहीं करनी चाहिए, जो सोसाइटी में एकदम उतना कि फुल ऑफ ट्रक्स है, एकदम भर भर के है, वो है हिपोक्रेसी। जस्ट मेंटेन दैट पर्टिकुलर ऑरा इन यू, जो हमेशा ही आसपास जब भी आप रहो तो आपकी ब्यूटी को डिफाइन करे। मतलब कि आप मास्क लगा के हर जगह ना जाओ, जो आपका ट्रू सेल्फ है वही दिखाओ। एंड हाँ, वन थिंग आई मिस्ड आउट बेटा, राइम स्कीम। एंड इस पोएम में राइम स्कीम के ज़रिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, एंड वो देखते हैं कैसे। जैसे कि सबसे पहले राइम स्कीम गो, चलो राइम स्कीम निकालते हैं। गो, यहाँ पर ए लिखते हैं, 11 बी, 11 एंड हेवन मैच कर रहा है, बी, ज्योग्राफी सी, बी, ज्योग्राफी सी, बी एंड डे, ओके, डी, ए बी बी सी सी डी, ये है राइम स्कीम आपका। गो, ठीक है, एंड 11 एंड हेवन मैच कर रहा है, ज्योग्राफी एंड बी मैच कर रहा है, एंड डी अलग है, ठीक है। यहाँ पर हुआ एक। बाकी दोनों आपके बेटा, आपको बता दूं मैं कि इन दोनों में दो पैरा जो बीच के हैं उसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। एंड देन अगेन आपके लास्ट वाले पैरा में गो ए, ठीक है, प्लेस बी, फेस बी, क्योंकि प्लेस एंड फेस मैच कर रहा है, एंड गो एंड नो मैच कर रहा है, तो ए बी बी ए। अब आप जनरली आप देखते हो पोएम्स में, जनरली आप देखते हो या तो राइम स्कीम बिल्कुल नहीं होती है, और या तो होती है तो हर पैरा में होती है। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, एक सिंबॉलिकल मैसेज देना चाहते हैं राइटर, कि जैसे कि ये पोएम में राइम स्कीम जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट सी है। वैसे जो चाइल्डहुड होता है बिल्कुल इनकम्प्लीट सा है। जब मन करता है बच्चों को अगर कोई काम करने के लिए दो, तो जब तक उनका मन करता है तब तक तो वो करते हैं, भले वो टास्क पूरा हो या ना हो, जब तक उनका मन है तब तक वो करेंगे, नहीं मन है तो चाहे वो टास्क कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उसमें भी उनकी इनोसेंस एंड उनकी ब्यूटी नज़र आती है, उनके उस इनकम्प्लीट वर्क में भी। सिमिलरली यहाँ पे चाइल्डहुड पोएम है बेटा, सो फर्स्ट एंड लास्ट पैरा में राइम स्कीम है एंड सेकेंड एंड थर्ड में नहीं है। ये सिम्बलाइज कर रहा है इनकम्प्लीटनेस एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। सो कितनी ब्यूटीफुली मार्कस नेटन ने राइम स्कीम के भी ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ का जो फेज़ होता है, जो फुल ऑफ इनोसेंस होता है, जहाँ पे कोई बुराई नहीं होती है, वो होता है आपका चाइल्डहुड। So that's it for today. Just try to implement whatever I have already said to you, that कि मास्क लगाओ ना, जो हो वो सामने दिखाओ, ओके। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस। कोरोना अभी भी नहीं गया है। जिस तरह से आप लोग आराम से बाहर निकल रहे हो विदाउट मास्क, विदाउट हैविंग सैनिटाइज़र, प्लीज़ ऐसा ना करें। अपना ख्याल रखें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू बी ह्यूमन एवरी डे। Okay,